चलो Okay, so good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Darshan Khare reporting live from wowclass.com with the cameraman Darshan Khare और आज हम हैं हमारे चौथे लेक्चर के ऊपर सीए फाउंडेशन के। ठीक है, आज के लेक्चर में भी हम बेसिक से कवर करने वाले हैं मैक्सिमम, और नियरली कल के लेक्चर से हमारा सीए फाउंडेशन लॉ का कंटेंट शुरू हो जाएगा। जो भी बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया है हमारी टीम ने, और टीम ने उसके अंदर कुछ पीडीएफ नोट्स भी आज शेयर करेंगे। ठीक है, लॉ के एज वेल एज इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो हम कल से तो लॉ शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे। रिकॉर्डिंग शुरू किया है तो एक बार वापस बोलना पड़ेगा जीडीपीडी वालों के लिए। हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे wowclass.com, और आज हम जाने वाले हैं हमारे फोर्थ लेक्चर के ऊपर लॉ के। ठीक है, एक बार मैं सभी चीजें आपको रिवाइज करवा दूं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट 3 लेक्चर्स में सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, दैट इज व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ। तो लॉ हमेशा सिचुएशन बेस्ड होता है, सिचुएशन लॉ डिमांड करती है, इसलिए हमें बनाना पड़ता है। टाइम पास के लिए लॉ बनाया नहीं जाता। दूसरी चीज हमने देखी थी, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो लॉ जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और चौथा इथिक्स। ये 4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है, जिसमें से सेफ्टी और बेनिफिट लिखना पड़ता है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड इथिक्स हम नॉर्मली लिखते नहीं है, ये अज्यूम्ड होता है। सेफ्टी और बेनिफिट में से भी अगर कोई प्राइमरी इंपॉर्टेंट है तो सेफ्टी है, बेनिफिट हो भी सकता है, बेनिफिट नहीं भी हो सकता। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। ये चीज होने के बाद में हम अगले कंटेंट के ऊपर बढ़े थे। हमने देखा था कि भैया लॉ पास करने का प्रोसेस क्या होता है, पर उसके पहले मैंने आपको बताया था कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने होते हैं। कैटेगरीज ऑफ लॉ ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर आर्टिकल नंबर 245 में है, और वो लॉ कौन से सब्जेक्ट या लिस्ट में से बनेगा ये आर्टिकल नंबर 246 में लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो लिस्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लॉ बन सकता है। आपके जितने भी लॉज बने हैं वो सब इन्हीं लिस्ट्स के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े थे, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बाद में हम आगे बढ़े थे। हमने देखा था कि भैया लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले लॉ का ड्राफ्टिंग होना चाहिए, बिल ड्राफ्ट होना चाहिए। फिर वो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, डिपेंडिंग ऑन स्टेट लॉ है या सेंट्रल लॉ है या कॉन्करेंट लॉ है। फिर वहां पे उसका फर्स्ट रीडिंग होता है, फिर वहां पे उसके कमेंट्स किए जाते हैं पब्लिक की तरफ से। फिर उसके बाद में उस लॉ के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी बिठाई जाती है। स्टैंडिंग कमेटी के सजेशंस के हिसाब से लॉ वापस से पार्लियामेंट में लाया जाता है, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर है कंसेप्ट। और फिर यहां पे मेजॉरिटी से अप्रूवल लगेगा। मुझे कोई बोल सकता है कमेंट्स के अंदर कि पार्लियामेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स देयर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये मुझे किसी ने बता देना। एट द सेम टाइम मुझे यह भी बताना है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, और फिर इनके अप्रूवल्स किस तरीके से लिए जाते हैं। ये सब के मुझे यहां पे एक बार आप कमेंट करके आंसर दे दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, 545 सब लोग बोल रहे हैं, तूफान जबरदस्त जिंदाबाद। देयर आर 545 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, और राज्यसभा में कितने होते हैं और कितने लोगों का अप्रूवल लगता है दोनों के केस में। चलो बहुत बढ़िया जा रहे हैं सब बच्चे एकदम। आरती, गोकुल, मोहम्मद, साक्षी, ऋषभ, नम्रता, तुलसी, उसके बाद में संकल्प, स्नेहा, चैतन्य, समीर, सोनिया, प्रतीक्षा, विशाल, शंतनु। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। और स्टेट लेजिस्लेचर में 245, जिसमें से हमें अप्रूवल कितने का लगता है, 123। चलो बहुत बढ़िया, 272 और 123 का हमें अप्रूवल नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। एक बार ये दोनों ने अप्रूवल देने के बाद लॉ जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर होता है। वेटो पावर लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। वेटो पावर मतलब नॉर्मली तो प्रेसिडेंट 99% केसेस में लॉ एक्सेप्ट कर लेता है, बट कुछ केसेस में प्रेसिडेंट जो लॉ है उसको रिजेक्ट कर सकता है, पर रिजेक्शन के साथ रीजन देना जरूरी होता है। क्लियर है।
और जब रिजेक्शन के साथ रीजन देना जरूरी होता है तो उस सिचुएशन के अंदर पार्लियामेंट के पास लॉ वापस आएगा, भले पार्लियामेंट रीजन माने ना माने, वो वापस से अगर लॉ पास करेंगे तो प्रेसिडेंट को कंपल्सरीली इस लॉ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सेम विद द गवर्नर, इस पावर को हमने वेटो पावर के नाम से जाना था। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। ये चीज होने के बाद में हम अगले कंटेंट के ऊपर बढ़े थे। हमने देखा था ऑफिशियल गैजेट में डेट, एरिया और नंबर ऑफ सेक्शंस के हिसाब से लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है। ये चीज को आपको बड़े अच्छे से समझना जरूरी है। यहां तक कंप्लीट होने के बाद में हम आगे बढ़े थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम गए थे डिवीजन ऑफ लॉ में, कि लॉ के कितने पार्ट्स होते हैं, लॉ के कितने डिविजन्स होते हैं, उसको हम देखने के लिए गए थे। डिवीजन ऑफ लॉ में सबसे पहला पार्ट होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर तीन चीजें होती है, एसईसी, स्कोप, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। स्कोप मतलब लॉ कौन से स्कोप में बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया। एक्सटेंट के अंदर दो थे, एक ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, मैंने इसके एग्जांपल भी दिए थे। और कमेंसमेंट मतलब कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होना शुरू होंगे। क्लियर है कंसेप्ट। फिर हम गए थे डेफिनेशंस पे। कोई मुझे कमेंट में बता सकता है डेफिनेशन के कैटेगरीज कितने हैं और सब कैटेगरीज कितने हैं? जरा डेफिनेशंस के कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बताओ बच्चों मुझे कमेंट्स में, फटाफट, तूफान, एकदम अर्जेंट में, तुरंत से भी पहले आपको ये बताना है कौन कौन से है। मेरे को नाम के साथ चाहिए, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज नाम के साथ चाहिए। अबे नंबर नहीं लिखना है नालायक को, हे भगवान। अबे नंबर के लिए पूछे तुमने, मैंने तुमसे सवाल है प्यारे नालायक को। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहला ड्राफ्टिंग बेस, दूसरा कवरेज बेस, शानदार। ड्राफ्टिंग बेस में कितने हैं? दो, एक एक्ट बेस, दूसरा सेक्शन बेस। और कवरेज बेस में कौन कौन से है? एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। ठीक है, फिर मैंने उसके एग्जाम्पल भी दिए थे। ड्राफ्टिंग और कवरेज के लिए मैंने प्लांट वर्ड के डेफिनेशन का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद होगा तो। ये सुनो, और साथ साथ में सीए फाउंडेशन, साथ में मैंने आपको जो किधर गया, हाँ, और साथ में मैंने आपको बताया था कवरेज बेस्ड डेफिनेशन में एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव शुरू होता है मीन्स से, इंक्लूसिव शुरू होता है इंक्लूड से। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार बेटा। अश्विनी, पीयूष, मोहम्मद, आरजे, सिद्रा, कृष्णा, अमन, समीर, सोनिया, एक नंबर। साक्षी, मलिक, तुलसी, अमरीन, बहुत बढ़िया बेटा। तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, ये चीज अभी तक आपके समझ में आ गई होती। हमने बहुत अच्छा समय, 1-1.5 घंटे का समय लास्ट टाइम सिर्फ डेफिनेशन पे दिया था। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, अब बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब चीजें थोड़ी सी क्वाइट इजी है, बचे हुए पार्ट्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट आपको काफी इजीली समझ में आ सकता है, तो बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान देना। लेट्स गो। आज का लेक्चर, हाँ ये भी बोल दो, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो सकता है कंसिडरिंग कि बेसिक्स का कंटेंट कम बचा है, एंड एट द सेम टाइम मां शक्ति, मां हाँ मिट गया। नॉर्मली मेरा पेन या लैपटॉप वगैरह नहीं चलता है तो हम मां से शक्ति मांगते हैं। ठीक है, मां, वो नहीं क्या सुनील शेट्टी बॉर्डर मूवी में, बॉर्डर मूवी देखा, बहुत पुराना मूवी था, हमारे बचपन में रिलीज हुआ था। उसमें सुनील शेट्टी बॉर्डर पे सैनिक करके लड़ते रहता है, उसको गोलियां लगती है, फिर वो मां से शक्ति मांगता है। वैसे ही अपना अगर लैपटॉप या मोबाइल अगर कुछ भी बंद हो जाता है, पेन वेन कुछ भी, तो अपन मां से शक्ति मांगते हैं, तो मां सब कुछ ठीक करके एकदम शक्ति देके ऐसे पेन वेन एकदम शुरू कर देती है। ठीक है, चलो आ जाइए। चार्ट लंबा चौड़ा बनना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। ओके, नाउ ये चीज होने के बाद में हम बढ़ रहे हैं आगे। मुझे बच्चों पूरा ध्यान आपका बोर्ड के ऊपर चाहिए। प्रियम्बल और डेफिनेशन खत्म होने के बाद मित्रों, मेरे प्यारे नालायकों, मेरे प्यारे नालायकों, मित्रों, आज हम डेफिनेशन के बाद में आगे बढ़ रहे हैं जिस चीज को कहा जाता है चैप्टर्स। जिस चीज को क्या कहा जाता है? चैप्टर्स। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हें एक्ट के या लॉ के चैप्टर के बारे में पता है या नहीं पता है? तुम सुनना चाहोगे नहीं सुनना चाहोगे? बताओ जरा मुझे।
बताओ तुरंत से भी पहले चैप्टर्स वगैरह मालूम है तुमको? चैप्टर वगैरह क्या होता है? लॉ में चैप्टर्स होते हैं, सुना है कभी लाइफ में? एक आधी बार देखा है? किसी को कोई एग्जाम्पल मालूम है? बिल्कुल नहीं सुना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले तो मैं इसका टेक्स्ट लिखता हूं हर बार की तरह, जो आपको घंटा समझ में नहीं आने वाला, हर बार की तरह, और फिर तुम इसको देखोगे 1 मिनट तक के हर बार की तरह, फिर तुम इसके ऊपर सोचोगे हर बार की तरह, फिर इसका मीनिंग मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा हर बार की तरह, और फिर तुमको समझ में आ जाएगा हर बार की तरह। सो चैप्टर्स का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शंस टॉकिंग, वैसे टॉकिंग वगैरह वर्ड नॉर्मली यूज नहीं करने चाहिए, बट तुम्हारे समझने के लिए मैं थोड़ी लेमैन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, टॉकिंग अबाउट सेम थिंग आर कॉल्ड एज चैप्टर्स। ठीक है, सब जन इसको 30 सेकंड गुस्से से देखेंगे। तुम्हें जितना भी गुस्सा आता है मेरा कि क्या प्राणी कैसी हालत बना के हमको पढ़ाने आ जाता है सवेरे सवेरे 10 बजे जिंदगी झंड करने के लिए, इसके चक्कर में हमको 9 बजे उठना पड़ता है, अगर ये पढ़ाने ना आए तो हम तो 11 बजे उठे लाइफ के अंदर। तो ये जो तुमको गुस्सा आता है मेरा, ठीक है, ये पूरा गुस्सा इसके ऊपर निकालो, ठीक है, इसके ऊपर निकालो और देखो इसको क्या समझ में आ रहा है तुमको, क्या नहीं आ रहा है, जरा सा टटोलने की कोशिश करो कि दर्शन सर क्या बोलना चाहते हैं। चैप्टर्स, बहुत बढ़िया। स्नेहाशीष ने तो यहां पे एकदम डेफिनेशन भी टाइप करके छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बेटा स्नेहाशीष। फिर उसने डिलीट भी कर दिया स्नेहाशीष ने। मारूंगा नहीं बेटा स्नेहाशीष, टेंशन ना लो, जिंदगी में टाइप ही कर रहे हो, अच्छा ही कर रहे हो, कुछ बुरा नहीं कर रहे हो। चलो गुस्से से देख लिया, आंखों में अंगारे लेके देख लिया, अब जरा जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल सुनोगे इमीडिएटली समझ में आएगा। आपको पता है आपके सिलेबस में जो चैप्टर है ना कंपनीज एक्ट, सर आप हमेशा कंपनीज एक्ट को ही क्यों बीच में लेके आते हो? मतलब तुमको सर क्या तकलीफ है ये कंपनीज एक्ट से? जब भी एग्जाम्पल देना है कंपनीज एक्ट, जब भी एग्जाम्पल देना है कंपनीज एक्ट। तुमसे पागल हो गए हो जिंदगी में, ऑब्सेस्ड हो कंपनीज एक्ट से, है बेटा? कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल मैं हमेशा इसलिए लेके आता हूं कि ये लॉ तुम्हारे फाउंडेशन से शुरू होगा और ये लॉ तुम्हारे फाइनल पे जाके खत्म होता है। आपको बताऊं, कंपनीज एक्ट का अगर मैं बात करूं ना तो सीए फाउंडेशन पे कंपनीज एक्ट के हार्डली 20 सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। सीए इंटर लेवल पे कंपनीज एक्ट के 148 सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं और सीए फाइनल लेवल पे कंपनीज एक्ट के 320 सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। 320, टोटल 470 सेक्शन है। ये 20 सेक्शन नॉर्मली इंटर और फाइनल के इंटर और फाउंडेशन के कॉमन है। नियरली 470 सेक्शन है। 320 प्लस 148, 1-2 सेक्शन इधर उधर, 470 सेक्शन का ये डिवीजन है। इसलिए मैं हमेशा कंपनीज एक्ट क्यों लेके आता हूं, क्योंकि कंपनीज एक्ट आप अभी से सुनना शुरू करोगे ना, अगले 5 साल तक ये पूरा टॉपिक सिर्फ कंपनीज एक्ट अगले 5 साल तक के आपको कम से कम 150 मार्क देके जाएगा। सीए फाइनल लेवल तक 150 मार्क्स देके जाएगा सीए फाइनल तक। 10-20 मार्क तो यही देता है फाउंडेशन में, इंटर पे 60 मार्क देता है और फाइनल पे 70 मार्क देता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए मैं हमेशा कंपनीज एक्ट लेके आता हूं। 3 एग्जाम में 150 मार्क्स देके जाएगा ये टॉपिक। मेरे को शौक नहीं है कि बार बार कंपनीज एक्ट का एग्जाम्पल दूं। मेरे पास बहुत सारे लॉज है, पर जितने मार्क्स ये लॉ देके जाता है ना, उतने मार्क्स दूसरा कोई लॉ नहीं देके जाएगा आपको, एटलीस्ट लॉ सब्जेक्ट में। ये चीज को आपको बड़े अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए कंपनीज एक्ट, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 470 और ये 470 सेक्शन 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है बच्चों। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 29 चैप्टर्स।
सर व्हाट इज दिस चैप्टर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कंपनीज एक्ट में इन 470 सेक्शन में डायरेक्टर्स के बारे में कुछ लिखना है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कुछ लिखना है, अब मैं डायरेक्टर्स के बारे में लिखना चाहता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में लिखना चाहता हूं, उनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, और उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, बिकॉज क्वालिफाई नहीं होंगे तो अपॉइंट कैसे होंगे, समझने की कोशिश करना जरा दर्शन सर क्या कह रहे हैं। पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे को बोर्ड पे चाहिए, मुंडी वुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, अच्छे से ध्यान देना। कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शन है, उसमें 29 चैप्टर्स है, और ये 470 मित्रों, ये 470 सेक्शन में अगर मुझे डायरेक्टर के बारे में बातें करनी है कि डायरेक्टर कौन होता है, क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे अपॉइंट होता है, बिकॉज बिना डायरेक्टर के कंपनी चल नहीं सकती। इन्फोसिस में नारायण मूर्ति, टाटाज में रतन टाटा, उधर एप्पल में स्टीव जॉब्स थे, अभी टिम कुक है, उधर सुंदर पिचाई गूगल के अंदर बैठा हुआ है, अमेजॉन जेफ बेजोस, टेस्ला एलॉन मस्क। तो ये लोग जो है, इनके सिवा कंपनी चल नहीं सकती। तो कंपनी में मुझे डायरेक्टर चाहिए, तो भैया उनके क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, मुझे सिर्फ इस बारे में सुनना है। तो ये सब चीजें कंपनीज एक्ट वालों ने उठा के सेक्शन नंबर 149 से 172 सेक्शन नंबर में लिख दी है। फ्रॉम सेक्शन 149 टू सेक्शन 172 में इन्होंने लिख दिया कि भैया डायरेक्टर कौन होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डायरेक्टर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या काम उसने करना चाहिए, उसका कैसा अपॉइंटमेंट होगा, कितने टाइप के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ये सब चीजें उन्होंने 149 से 172 सेक्शन में लिख दी। ये हो गया डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन। ऐसे और भी चैप्टर्स है, मैं एक एक करके आपको अभी बोलना चाहूंगा। दूसरा, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो कंपनी ने खुद के अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। अब अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए तो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138। अकाउंट्स के बारे में हर प्रोविजन कि भैया बैलेंस शीट बनाओ, पीएनएल बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके लेजर्स मेंटेन करो, नोट्स टू अकाउंट मेंटेन करो, ये अथॉरिटी कब ट्रांसफर करेगी, अथॉरिटी कब एक्सेप्ट करेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कब एक्सेप्ट करेगा, वो सब चीजें अकाउंट्स के बारे में एवरी डिटेल उन्होंने उठाया 128 से 138 में लिख दिया। फिर उसके बाद में अगर कंपनी को डिविडेंड देना है, कंपनी को क्या देना है, डिविडेंड देना है, तो कंपनी ने 123, कंपनीज एक्ट वालों ने 123 से 127 में लिख दिया कि कंपनी डिविडेंड कैसे देगी, डिविडेंड के टाइप कितने होते हैं, डिविडेंड काय में से दिया जाएगा, प्रॉफिट में से दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में से दिया जाएगा। इसके लिए पूरे 3-4 सेक्शन दे दिया 123 से 127। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। कंपनी को अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना है, प्रोस्पेक्टस देखा ना, 11वीं-12वीं का एडमिशन दिया होगा, कॉलेज प्रोस्पेक्टस देता था, वैसे ही कंपनी के अंदर शेयर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस के बारे में हर चीज कहां मिलेगी, सेक्शन नंबर 23 से सेक्शन नंबर 42 तक। फिर कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में आपको बात करनी है कि कंपनी में शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी में डिबेंचर क्या होता है, पार्टली पेड शेयर क्या, फुल्ली पेड शेयर क्या, कॉल इन एडवांस क्या, कॉल इन अरियर्स क्या, ये सब चीजें लिखी है 43 से लेके 72 तक। तो भैया भाई साहब, इन सब से मैं कहना क्या चाहता हूं, सिंपल सी बात, जो ऊपर मैंने बोला वही, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन। ये देखो यहां पे 149 से 172 सिर्फ डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन। अकाउंट्स 128 से 138 सिर्फ अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, एक ही चीज के ना, एक चीज दूसरी, एक ही चीज सर, तीसरी बिल्कुल नहीं, एक में ही खुश रहना चाहिए इंसान ने, 2-3 किए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। समझ में, एक ही में इंसान ने खुश रहना चाहिए, ऐसे बार बार इधर इधर मुंह नहीं मारना चाहिए, ये गलत बात, एक ही में खुश। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग इज अ चैप्टर। ठीक है, सेम थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम चैप्टर कहते हैं। ठीक है, वैसे तुम बहुत चैप्टर हो मेरे को मालूम है, पर तुमको ये चैप्टर समझ में आएगा ये मुझे बताओ। तुम चैप्टर हो वो कंफर्म है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर तुम्हें एक्ट वाला चैप्टर समझ में आएगा, मुझे इसका आंसर चाहिए। फटाफट बताइए मुझे, तुरंत से भी पहले फटाफट बताइए, एकदम अर्जेंट में, तुरंत से भी पहले मेरे को बताइए, समझा क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आया तो अपन खुश है जिंदगी के अंदर। अगर तुमको समझ में आया तो और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मैं इसको थोड़ा और डिवीजन बेसिस पे लेके जाऊंगा। ठीक है,
chapters are divided into sections. chapters are divided in sections. sections मिलके ही तो चैप्टर बनता है। पर आगे भी जाऊंगा, अब ये चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, डोंट वरी, दर्शन खरे जिंदा है। सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सब सेक्शंस। sections are divided into subsections. Subsections are divided into clauses. Subsections are divided in clauses. And clauses are divided in subclauses. Divided in subclauses. ठीक है सर, ये चैप्टर भी एकदम ऐसे समझा नहीं, यहां ऐसे मस्त लग रहा था, स्माइली ऐसा लग रहा था सर यहां पे, और तुमने यहां तक लाते लाते जिंदगी में ऐसा कर दिया हमको। ये सर तुम क्यों जिंदगी में एक चीज समझ में दूसरी पेल देते हो? मेरी गलती नहीं है बेटा, समझाना पड़ेगा, लॉ पढ़ा रहा हूं, मन से खुद के मन से नहीं पढ़ा सकता कि जो मन में आया वो बता दिया, नहीं, लॉ है, जो है वो बताना पड़ेगा। मैं मजबूर हूं, मजदूर भी हूं, तो मेरे को जो है वो बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? ठीक है, तो यहां तुमको भी चैप्टर समझ में आया, मस्त लग रहा होगा, यहां आते आते जिंदगी झंड हो गई होंगी कि सर ये क्या निकाले, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, ये क्या है सर? मैं फिलहाल तुमको बोलूंगा, इसको ना इग्नोर मारो, इसको फिर इग्नोर इग्नोर, वैसे ही तुमने इसको इग्नोर करना है जैसे क्लास खत्म होने के बाद तुम तुम्हारे बुक्स को इग्नोर करते हो, बस वैसे ही सेम। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तुम तुम्हारे बुक्स को इग्नोर करते हो, जैसे ही तुम स्कूल से आते थे बैग उठा के फेंक देते थे, बैग को इग्नोर करते थे, फिर दूसरे दिन स्कूल के टाइम पे तुम उसको ढूंढने निकल जाते थे, अरे कहां चली गई, कल तो यही थी, हाँ है ना? तो उसी तरीके से तुम इसको अभी इग्नोर करो, आगे जब मैं शुरू करूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दर्शन खरे जिंदा है। फिलहाल इसको इग्नोर मानो, इसको दर्शन खरे के बिल बुक में लिख दो, दर्शन खरे के क्रेडिट साइड में लिख दो, डेबिट साइड में, सॉरी, इसको दर्शन खरे के डेबिट साइड में लिख दो। दर्शन खरे जब तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना शुरू करेगा तो उस वक्त तुमको ये समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तुम जिस तरीके से बुक्स को इग्नोर मारते हो, पढ़ाई को इग्नोर मारते हो, उसी तरीके से इसको भी मार दो, थोड़ा ये भी इग्नोर। और लड़कियां जिस तरीके से उनके डीएम में आने वाले लड़कों को इग्नोर मारती है, उस तरीके से इसको इग्नोर मारो। डीएम में लड़के नहीं आते क्या, हाय व्हाट्स यू डूइंग, हाँ ओ लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा नो रिप्लाई, एटीट्यूड, जाओ दो, ब्लॉक कर दो, है ना? ये से ना, तो लड़कियां जिस तरीके से इग्नोर मारती है ना डीएम में जो लड़के मैसेज करते हैं उनको, उसी तरीके से इसको भी इग्नोर मार दो। ठीक है, ये पेंडिंग रहा मेरे तरफ, मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है, इसको समझाने का पूरा हक मेरा, अभी तक के मैंने अच्छे से समझाया, ये भी समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा जिंदगी के अंदर तुम इसको लिख के रखो, गो फॉर इट, फास्ट, फटाफट फटाफट। वो 2 पेज का पूरा चार्ट बनाया ना हमने, 2 पेज में आपने पहले इसको लिखा होगा, अब मैं चाहूंगा इसको भी लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट, तुरंत से भी पहले अर्जेंट में लिखना। ये डेमो लेक्चर्स है, पहले हम 5-10 लेक्चर यूट्यूब पे रखने वाले हैं ऋषभ, उसके बाद में हम इसको कम कर देंगे, फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे हमारे ऐप पे। ऐप वगैरह सब लास्ट यूट्यूब के लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, उसका टेंशन अभी से मत लो, अभी से पढ़ो।
ये इग्नोर करने वाला लिखना है, बिना लिखे इग्नोर मत कर देना। ये इग्नोर जो कर रहे हो वो भी लिखना है, लिख के इग्नोर करना। बुक्स डिस्पैच 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। मस्त वाले बुक्स बना के भेज रहे हैं आपको, पूरे कलरफुल। जिसके पास बुक्स पहुंचेगी नहीं उसको फिलहाल पीडीएफ हम प्रोवाइड वैसे भी करने वाले हैं ग्रुप के ऊपर, तो उसका टेंशन ना लीजिए आप। आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसका टेंशन ना लीजिए, और बुक्स आपके पास पहुंच जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। 1-2 दिन में हम डिस्पैच शुरू कर रहे हैं। चलो डन। बुक्स के बारे में बोल दूं, 1-2 दिन में शिपमेंट शुरू होगा। दूसरी बात, सर कितने दिन में आएंगे? मैं कुरियर वाला नहीं हूं, मैं बुक्स लेके नहीं जाता, पर मेरे को लगता है 5 से 7 दिन में मेजर सिटीज में आ जाते हैं, टायर 1 टायर 2 सिटीज में। अगर आपका सिटी कहीं यहां पे है तो 7 से 10 दिन तक के लग सकते हैं। ठीक है, बुक्स के साथ चार्ट्स मिलेंगे, सब मिलेगा, जो जो प्रॉमिस किया है हर चीज मिलेगी, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार मिलने दो, फिर इसके बाद में कोई क्वेरी है तो पूछ लेना। और बुक्स 2-3 शिपमेंट में आपको आने वाली है। पहले शिपमेंट में हम सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी बुक बना के दे रहे हैं जिंदगी में तुमको एट पार रहेगी, पूरे इंडिया में किसी की भी देख लो उससे एट पार। ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक अलग, चैप्टर का बकायदा बुक अलग, चार्ट्स अलग, ये सब तुमको मिलने वाला है। सिर्फ तुम थोड़ा सा सब्र करना, यहां पे क्वेश्चन पूछ के जिंदगी में वैसे भी तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, चलो मैंने इस चीज का पहले ही आंसर दे दिया है, शायद आप ठीक से समझ नहीं रहे। मेरी बुक पढ़ने के बाद में तुमको आईसीआई मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कृपया ये सवाल इसके बाद में ना पूछे। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही ऑलरेडी बता दिया था, तो कृपया उसको देखिए पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। लेट्स गो। कंटेंट के लिए सवाल पूछो। यहां पे लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के अंदर कंटेंट के लिए सवाल पूछो, बाकी सवाल तुम सेल्स टीम को भी फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। अपन टीचर है जिंदगी के अंदर, अपने को पढ़ाना आता है बॉस। ठीक है, लेट्स गो। ये ऐसा नहीं है सब कुछ आता है अपने को, टेंशन ना लो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर्स पढ़ने के बाद में आते हैं नेक्स्ट चीज जो होती है एक्सेप्शंस। चैप्टर पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि भैया ये लॉ किसको अप्लीकेबल नहीं होगा, ये लॉ किसको अप्लीकेबल नहीं होगा, उनका एक लिस्ट यहां देना पड़ता है। फिर उसके बाद में कोई स्पेसिफिक चैप्टर किसको अप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन अप्लीकेबिलिटी। नॉन अप्लीकेबिलिटी को मैं एनए लिख रहा हूं जानबूझ के, उसका लिस्ट देना पड़ता है। फिर कोई सेक्शन किसको अप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल, उसका लिस्ट देना पड़ता है। इसी तरीके से कोई सबसेक्शन किसको अप्लीकेबल नहीं होगा, उसका लिस्ट देना पड़ता है। इसे कहते हैं एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शायद पता होगा, हैव यू हर्ड इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पता है ना इंडिया में कितने टाइप के टैक्स है? इनकम टैक्स एक्ट जिसका ईयर है 1961, सुना है कभी तुमने? इनकम टैक्स एक्ट, ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, इनकम टैक्स एक्ट, इंडिया में इतने टाइप के टैक्स है, देखो मतलब हमारी तो हालत बेकार है। पहले तो जो तुम फीस वीस देते हो, ये तुम जो फीस देते हो ना जिंदगी के अंदर, फीस तुमको लगता है और बाप रे, पहले तुम आए होंगे, तुमने देखा होगा लाइव स्ट्रीम में 110 बच्चे, एक आदमी बहुत शातिर होता है, सीए का स्टूडेंट, मतलब कहीं पे भी जाए पहले कैलकुलेशन शुरू कर देगा जिंदगी के अंदर। तुम पहले दिन क्लास में तुमने देखो और बाप रे 120 बच्चे ऑनलाइन, तुमने सीधा कैलकुलेशन किया 120 बच्चे मल्टीप्लाइड बाय 12,000 रुपए का फीस, इतना कमाला ये आदमी।
अबे तुमको क्या बताऊं जिंदगी के अंदर, ये किया होगा ना तुमने, मेरे को मालूम है, सीए का बच्चा यही करता है। सीए का बच्चा होटल में भी जाता है ना, होटल में बैठता है, पहले टेबल गिनता है, कितने टेबल है, पर टेबल कितने मिनट तक के लोग बैठ रहे हैं, और फिर कितने एवरेज बिलिंग निकाल रहे होंगे। अच्छा, मतलब इतने टेबल मल्टीप्लाइड बाय इतने लोग मल्टीप्लाइड बाय इतना एवरेज बिलिंग, ओ होटल डालना कितना अच्छा बिजनेस है ओ। और फिर इधर टीचर के अंदर आ गए, टीचर ये 120 बच्चे 12,000 रुपए, ओ कितना कमाता है। अबे नालायको, 12,000 के फीस है, 4 सब्जेक्ट में डिवाइड हो रहा है जिंदगी के अंदर, समझ में आ रहा है तुमको। उसके ऊपर 12,000 फीस के ऊपर तो 20%, 18 से 20% जीएसटी कट जाता है जिंदगी के अंदर। ऑनलाइन एडमिशन है, ये जीएसटी कटने के बाद में हम 30% टैक्स स्लैब रेट में आते हैं। मतलब हाथ में सिर्फ मेरे चने फुटाने हमारे बचेंगे, समझ में आ रहा है तुमको। तुम तो ओ करके निकल जाओगे, ओ इतना कमाता है। तो ये जो टैक्सेशन वाला मैटर है ना, 18% ऊपर से 30%, फिर उसके ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, उसके ऊपर से वेल्थ टैक्स, फिर उसके ऊपर से फलना टैक्स, ढकना टैक्स, मैं पैदा हुआ इसका टैक्स, मैं मर जाऊंगा इसका टैक्स, मैंने शादी की इसका टैक्स, बच्चे की इसका टैक्स। कभी कभी तो जिंदगी में मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को बोल दूं कि मेरा इनकम तुम रख लो, टैक्स मेरे को दे दो। ऐसी इच्छा हो जाती है कि ये जितना मैं कमा रहा है ना तुम रख लो, तुम एक काम करो टैक्स मेरे को दे दो, मैं खुश रहेगा उसके अंदर। ऐसा लगता है जिंदगी में कई बार तो मेरे को। क्या बताऊं मैं तुमको, क्या गरीब की तुम्हें क्या हालत बताऊं मैं तुमको जिंदगी के अंदर, जानिए दो। तो ये जो इनकम टैक्स है कि ना लाइफ के अंदर, इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स एक्ट, आपको पता है ये एग्रीकल्चरल इनकम को नहीं लगता। हमने बचपन से पढ़ा है, मराठी में मैंने पढ़ा था, मैं मराठी मीडियम वाला बंदा है, मैंने बचपन में पढ़ा था भारताची 70% जनता शेती करते, भारताची 70% जनता शेती करते, मतलब इंडिया की 70% जनता ये शेती के कृषि उद्योग के ऊपर निर्भर करती है। द 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑफ द एग्रीकल्चर। तुमने भी पढ़ा होगा बचपन से, हाँ है ना। तो तुम्हें मालूम है एग्रीकल्चर से तुमको कितना भी इनकम आए, इवन करोड़ों में आए, इवन 1,000 करोड़ों में आए, डजेंट मैटर, देयर इज नो इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, नो इनकम टैक्स। हम कमाए, क्लास ले, हम बच्चों को पढ़ाने का अच्छा काम करते हैं, हमें टैक्स देंगे। अरे मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस के डिफेंस के जवान, उनको भी टैक्स लगता है, पर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है भाई साहब। तो ये हो गया एक्सेप्शन लॉ का, ये एक्सेप्शन हो गया कि एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स एक्ट अप्लीकेबल ही नहीं होता, नॉन अप्लीकेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन, दिस इज कॉल्ड केवल एक बार से एक्सेप्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे चैप्टर वाइज भी एक्सेप्शन हो सकता है, सेक्शन वाइज भी एक्सेप्शन हो सकता है कि भैया ये फलना सेक्शन ढकने प्रोविजन को अप्लीकेबल नहीं है, ये फलना चैप्टर ढकने एरिया को अप्लीकेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट वगैरह में देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा कृपया मुझे कमेंट करके बताइए और इस चीज को लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
बेटा मानव पूछा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के ऊपर इनकम टैक्स है क्या, इंटर में आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी प्रोविजन अजीब है, अभी अपना कंटेंट एग्रीकल्चरल इनकम का नहीं है, ठीक है। यहां उसके ऊपर दिमाग ना लगाइए, आपका समय वेस्ट होगा, याद भी नहीं रहेगा इंटर तक के, और इंटर में जब आओगे तो इतना चीर फाड़ करके पढ़ना है, छोड़ दीजिएगा उसको फिलहाल। हो गया सबका, लिखना हो गया क्या? सवाल है सर कितने पॉइंट है? जितने 2 पेजेस भरने के लिए काफी है उतने ही है, ठीक है। जब मैं कोई चार्ट बोलता हूं तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली सर कितने पॉइंट्स है, मैं बोलूंगा 2 पेज के ऊपर ये चार्ट आएगा, आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेस्टेड वेरीफाइड ओके है। ऐसे तुम मेरे को बताओ कहां लाते, कहां से हो ये क्वेरीज? इसकी कोई स्पेसिफिक क्लास है? टीचर के ऊपर भरोसा करो, 10 साल से पढ़ा रहे जिंदगी में, उसको मालूम है कितने पेजेस में कितनी चीजें आती है सर, कितने पॉइंट्स है, और तुम लिखाओगे तो कहीं हमारी बुक ना खत्म हो जाए सर। अबे प्यारे नालायकों, कुछ 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 थोड़ा सा ऐसा बिलीव नाम की चीज है क्या जिंदगी के अंदर? है कैसी कैसी जनता है। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, कंसंट्रेट करना बड़े अच्छे तरीके से। सर डाउरी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट एक ही ईयर में बने हैं क्या? हाँ बेटा एक ही ईयर में बने हैं। अच्छा बहुत बड़ी, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन के बाद में अगली चीज आती है और वो है कॉन्ट्रा। अच्छा हाँ, किसी ने तो मुझे अभी सवाल पूछा था, मैं भूल गया उसको एंटरटेन करना। सर तुमने आर्टिकल तो बताया ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहां आता है सर, तुमने वो तो बताया ही नहीं। तो यह बेटा याद रखना, आर्टिकल जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ सेक्शन। आर्टिकल्स इज अ काइंड ऑफ सेक्शन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस को आर्टिकल बोला जाता है, किसी भी लॉ या एक्ट में आर्टिकल को सेक्शंस बोला जाता है। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन माना जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। चल अब मैं आता हूं नेक्स्ट वाली चीज, दैट इज अ कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रावेंशन? किसी को पता है? आप मेरे प्यारे नालायक को, आप में से कोई होनहार शानदार होशियार बच्चा है वो बता सकता है यहां पे कि कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या? प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच बेटा ऋतिक रोशन। एनीवन नोज व्हाट इज कॉन्ट्रावेंशन? किसी चीज का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया मतलब? सोनिया नो क्या होता है? अभी ट्राई तो करो जिंदगी में, ट्राई करना ही छोड़ दिया है। सब नहीं बोल रहे हैं। स्नेहाशीष बोल रहा है सर कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन। अबे ट्रांसलेशन नहीं पूछा मैंने, सॉरी सर। लॉ ब्रेक करना, बहुत बढ़िया विक्रम बेटा, लॉ को ब्रेक करना। नॉन क्रिमिनल ऑफेंस क्यों? क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है बेटा रमेश। अप्लीकेबल साइमल्टेनियसली नहीं। शिवांगी बोल रही है लॉ को ब्रेक करना, यस। ब्रेकिंग द लॉ, चलो बहुत बढ़िया। पहले तो मैं समझाता हूं व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रावेंशन। पहला वर्ड अपन लेते हैं कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या तो मैं समझाना चाहूंगा। व्हेन द प्रोविजन mentioned by law is not implemented or broke, then it's contravention। प्रोविजन जो लॉ ने बनाई है
वो इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है या वो ब्रेक कर दी गई है, जो लॉ ने बनाई हुई प्रोविजन है वो इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है या वो प्रोविजन ब्रेक कर दी है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन। फॉर एग्जाम्पल, एक मस्त एग्जाम्पल देता हूं, यू शॉल्ड पे द इनकम टैक्स, यू शॉल पे इनकम टैक्स एवरी ईयर, हर साल में तुमने इनकम टैक्स पे करना चाहिए, ये प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि तुमने हर साल इनकम टैक्स पे करना चाहिए कि भैया इनकम आया टैक्स पे करो, पर अगर तुमने नहीं पे किया, नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज अ कॉन्ट्रावेंशन। इसके और भी डेली लाइफ के इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। सवेरे उठ के तुमने ब्रश करना चाहिए फिर ही क्लास में आना चाहिए। तुम फेस टू फेस कभी गए होंगे ना, कॉलेज वाले, सवेरे का कॉलेज होता था, ब्रश करके जाना चाहिए, तुम ब्रश करके बिना ब्रश किए चले गए, कॉन्ट्रावेंशन। आजू बाजू वाले लोग परेशान हो जाएंगे, कैसा बंदा है। तुमने नहा के कॉलेज जाना चाहिए था, सवेरे 7 बजे का कॉलेज, नहा के जाना चाहिए था, स्कूल नहा के जाना चाहिए था, कई बार तुम बिना नहाए चले जाते हो। ठंडी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पागल है, ठंडी में कोई नहाता है? कॉन्ट्रावेंशन। तुमने पार्टी वार्टी, बर्गर वर्गर, पिज्जा विज्जा नहीं खाने चाहिए, इससे तबियत खराब होती है, पर तुम जाके खाते हो, कॉन्ट्रावेंशन। उसमें सिर्फ खाते नहीं हो, भैया और चीज डालो, भैया और चीज डालो, भैया चीज डाल के उसमें चीज ही कर दो, भैया लिक्विड चीज, भैया सॉलिड चीज, भैया मोजेला चीज, भैया चीज कर दो, पास्ता, कॉन्ट्रावेंशन। ये नहीं खाना चाहिए, अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, नहीं खाना, नहीं भैया चीज और डालो, भैया चीज डालो, तुम भी चीज के साथ तुम भी डूब जाओ भैया उसके अंदर, कॉन्ट्रावेंशन। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ, है ना। घर पे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तुम नहीं पढ़ते हो, कॉन्ट्रावेंशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मां बाप का आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम उन्हीं से जाकर झगड़ लेते हो, ऐसा कैसा हो गया, कॉन्ट्रावेंशन। समझ में आ रहा? कॉन्ट्रावेंशन। समझ में आ रहा? तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत कॉन्ट्रावेंशन है जो तुम करते हो। लॉ में अगर लॉ ने कोई चीज बोली है, वो अगर तुम नहीं कर रहे, दैट इज अ कॉन्ट्रावेंशन। लॉ ने बोला इनकम टैक्स पे करो, नहीं पे किया, कॉन्ट्रावेंशन। लॉ ने बोला रिटर्न फाइल करो, एनुअल रिटर्न फाइल करो, एनुअल रिपोर्ट फाइल करो, कि साल भर तुमने क्या काम किया उसका रिपोर्ट फाइल करो, नहीं फाइल किया, कॉन्ट्रावेंशन। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रावेंशन। और अगर तुम कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं बच्चों। कॉन्ट्रावेंशन हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, वड़ा पाव, ये देखो आ गए नालायक लोग, बोले सर वड़ा पाव खाना कॉन्ट्रावेंशन है क्या? नालायक हो, क्या बोलूं मैं तुम्हारे लिए? ध्यान रखो, मतलब कुछ बोलने ही नहीं। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब कॉन्सिक्वेंस इज अ पनिशमेंट, consequence is a punishment for contravention। कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्ट्रावेंशन का पनिशमेंट है। भैया चीज डालो, भैया और चीज डालो, जितना चीज डाल सकते हो भैया डालो, चीज का पूरा खानदान डाल दो, उसकी पूरे पुश्ता डाल दो वो पिज्जा के अंदर। बम चीज खाया, बम चीज खाया, दूसरे दिन पेट खराब, आदमी बीमार, कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरे दिन आदमी परेशान। कुछ लोगों को तीखा खाने की बहुत आदत आती है, और तीखा डालो और तीखा डालो, ये तो मैं तीखा खा खा के आज लाल हो जाऊंगा। दूसरे दिन कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस। बचपन में मम्मी बोलती थी ए कपड़े उठा के रख, तुम बोलते थे मैं नहीं उठाऊंगा, ये फटा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस। बचपन में मम्मी बोलती थी पढ़ ले पढ़ ले, पप्पा ऑफिस से आ जाएंगे, पढ़ ले पप्पा ऑफिस से आ जाएंगे, तुम बोले आएंगे तो मैं देख लूंगा, और पप्पा पीछे ही खड़े, और फिर पप्पा लेते थे एक मस्त वाली छड़ी, ये कॉन्सिक्वेंसेस। बचपन में मम्मी को परेशान करते थे, तुम तंग करते थे, मम्मी बेलन, झाड़ू, कटका, पोछा, लकड़ी, क्या क्या चीज यूज नहीं करती थी तुमको मारने को, चप्पल। अबे ये तो भैया सबसे बड़ा वेपन है मम्मी का, सबसे बड़ा वेपन। तुमने कुछ किया, फ्लाइंग चप्पल है, फ्लाइंग चप्पल, कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आ रहा है तुमको जिंदगी का? चप्पल कहां गई मेरी, मेरी चप्पल? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, आया वापस आया, मैं टेंशन ना लो। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंसेस।
ये यूनिवर्सल है ये चप्पल, ये भैया कोई भी परमाणु बम इसके कोई न्यूक्लियर बम, कोई ग्रेनेड, कोई तोप, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकती भाई साहब। कोई कोई ये भाई साहब, दुनिया में अगर सबसे बड़े युद्ध किसी ने रोके हैं तो ये शस्त्र ने रोके हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। छी कोई बात नहीं, हाँ लेट्स गो, आ जाओ। पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के साथ, बोर्ड के ऊपर चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस। अब बड़े अच्छे से ध्यान देना बच्चों, मम्मी तो तुमको चप्पल से कॉन्सिक्वेंसेस दिखा देती है, पर एक्चुअली में बोला जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस लॉ में दो तीन टाइप के होते हैं। फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड विथ ऑनर, ठीक है। मम्मी आजकल जब भी मेरे को बचपन में मारती थी ना, तो मेरे को ऐसे प्राउड फील होता था। मैं ऐसे जैसी मेरे को चप्पल पड़ती थी मैं बोलता था फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड विथ ऑनर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने ध्यान देना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हो सकता है डैमेजेस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है फाइन या पेनल्टी, और तीसरा कॉन्सिक्वेंस होता है जेल। आपकी हरकतों से, आपकी हरकतों से कोई पार्टी डैमेज्ड है, एग्रीव्ड पार्टी जिसको बोला जाता है, एग्रीव्ड पार्टी। व्हाट डू मीन बाय एग्रीव्ड पार्टी? अ डैमेज्ड पार्टी। तुमने जो हरकतें की उससे कोई पार्टी डैमेज हुई है। फॉर एग्जाम्पल तुमने टैक्स पे नहीं किया, गवर्नमेंट डैमेज हो गया, हो सकता है। तुमने टैक्स नहीं पे किया, गवर्नमेंट डैमेज हो गया, एग्रीव्ड पार्टी, डैमेज्ड पार्टी। तो भैया आप जो डैमेजेस पे करते हो वो हमेशा एग्रीव्ड पार्टी, डैमेज पार्टी को जाते हैं। तुमने कभी लॉ तोड़ दिया तो पेनल्टी या फाइन गवर्नमेंट को जाता है, पेनल्टी या फाइन आपको पे करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को जाता है। डैमेजेस जाते हैं एग्रीव्ड पार्टी को, पेनल्टी फाइन जाता है गवर्नमेंट को, और बंदा जाता है जेल में। ये बंदा, ये जेल, बंदा जाता है जेल में। ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस नॉर्मली लॉ के अंदर होते हैं। डैमेजेस जो एग्रीव्ड पार्टी को जाता है जिसको तकलीफ हुई है, फाइन या पेनल्टी गवर्नमेंट को जाता है क्योंकि आपको सबक मिले, और आप जाते हो जेल में क्योंकि ऐसी हरकतें आप दोबारा ना करो। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आया क्या? मुझे कमेंट करके बताइए और इसको लिख लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। हाँ बेटा, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग द लॉ भी बोल सकते हैं। ब्लैक मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बेटा।
चलो, स्मगलिंग ऑफ इलीगल आइटम इज कॉन्ट्रावेंशन, ऑफ कोर्स। जो तुम सभी इलीगल चीजें सुनते हो वो सब कॉन्ट्रावेंशन है। लास्ट पार्ट आ रहा है ये लॉ का। कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस के बाद में नॉर्मली लॉ खत्म हो जाता है, पर ये कॉन्ट्रावेंशन, अब मैं एक चीज आपको बोलूंगा जो आपको समझ में नहीं आएगी। जब कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना बच्चों, तो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हो, और नॉर्मली अपील आप करते हो कोर्ट में। ये भी चीज लिख के रखना, आप अपील कर सकते हो कोर्ट में। पर अभी आपको फाउंडेशन लेवल पे अपील और कोर्ट का कोई फायदा नहीं है, इसको पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है। सीए इंटर लेवल पे हम थोड़ा सा अपील और कोर्ट के बारे में ज्यादा जानेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अपील मतलब कोर्ट पे जाना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेना, और कोर्ट में जाके अपील करना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को पेनल्टी जेल मत लगाओ, ठीक है। बेल लेना, आपने सुना होगा पॉलिटिशियन बेल लेके बाहर निकल जाते हैं, पॉलिटिशियन जेल में आते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया है, कोर्ट में एप्लीकेशन किया है कि पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, दैट इज अपील। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। पर अपील हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देना। लास्ट पार्ट अब आता है किसी भी लॉ का, ठीक है। हर लॉ में ये नॉर्मली आखिरी पार्ट होता है, ठीक है। इस पार्ट को कहा जाता है बच्चों स्केड्यूल्स। इस पार्ट को कहा जाता है शेड्यूल्स, ठीक है। दिस इज द लास्ट वन, SCHEDULE। व्हाट डू मीन बाय शेड्यूल्स? हमने ऑलरेडी शेड्यूल देखा है। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहला शेड्यूल क्या देखा था? दैट इज शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ लॉज, ठीक है। कितने लॉज बन सकते हैं उसकी लिस्ट है ना, उसके सब्जेक्ट है ना शेड्यूल में। तो शेड्यूल किस बारे में होते हैं? तो बच्चों शेड्यूल्स में क्या क्या हो सकता है मैं बोलता हूं। शेड्यूल में सबसे पहले हो सकती है लिस्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट। एनी काइंड ऑफ लिस्ट विच इज सपोर्टिंग टू लॉ, एनी काइंड ऑफ लिस्ट विच इज सपोर्टिंग टू लॉ, ये होता है शेड्यूल में। दूसरी चीज शेड्यूल्स में क्या हो सकती है, शेड्यूल में क्या हो सकती है? तो भैया फॉर्मेट्स हो सकते हैं शेड्यूल्स में। फॉर्मेट्स हो सकते हैं जैसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स, पीएनएल के फॉर्मेट। आपको शायद नहीं पता तो बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट में है। शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट दिए। जो तुम बैलेंस शीट पीएनएल आज के डेट में बनाते हो ना, वो शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाते हो। क्लियर? सो फॉर्मेट्स होते हैं। स्केड्यूल्स में और क्या होता है? स्केड्यूल्स में एडिशनल प्रोविजन हो सकती है, एडिशनल प्रोविजन हो सकती है शेड्यूल्स में। स्केड्यूल्स में और क्या हो सकता है? स्केड्यूल्स के अंदर एक्सेप्शंस लिखे जा सकते हैं, ठीक है। स्केड्यूल्स के अंदर और क्या हो सकता है? स्केड्यूल्स के अंदर प्रोसेसेस लिखी जा सकती है। तो इन चीजों को हम कहते हैं शेड्यूल। जो भी लॉ में, ओरिजिनल लॉ में होने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्केड्यूल में लिखना अलाउड है, ठीक है। सभी लिस्ट, सभी फॉर्मेट, क्योंकि ये लिस्ट फॉर्मेट अगर ओरिजिनल लॉ में डालेंगे तो लॉ कितना बड़ा हो जाएगा, सेक्शन कितना बड़ा हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो लिस्ट है, फॉर्मेट्स है, एडिशनल प्रोविजन है, एक्सेप्शन है, प्रोसेसेस है, ये भी स्केड्यूल्स में। अच्छा, एक्सेप्शन भी एडिशनल एक्सेप्शन ओनली, हाँ। ओरिजिनल तो हम लॉ में ही लिखते हैं, ओरिजिनल तो हम लॉ में ही लिखते हैं। प्रोसेसेस, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू एग्जीक्यूट, ये भी शेड्यूल्स में लिखी जाती है। क्लियर है? तो शेड्यूल्स, जैसे हमने कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट है, शेड्यूल 7 में लिस्ट ऑफ लॉज है, उसको हम यहां पे शेड्यूल्स मानते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसको भी आप लिख के रखिए। गो फॉर इट हार्ड। ये फास्ट लास्ट वाला कंटेंट है, इसके बाद में आपके उस पेज के ऊपर नॉर्मली आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। समझ में आया क्या? ये भी बताइएगा।
ओरिजिनल एक्सेप्शंस और एडिशनल एक्सेप्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है? ओरिजिनल एक्सेप्शन नॉर्मली इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। एडिशनल एक्सेप्शन मतलब अगर कोई एक्सेप्शंस की पूरी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो ओरिजिनल सेक्शन में तो नहीं पुट किया जा सकता। इसलिए ओरिजिनल एक्सेप्शन एक या दो है तो लॉ के अंदर लिखे जाते हैं, पर पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी तो हम उसको स्केड्यूल्स में लिखते हैं, नहीं तो ओरिजिनल सेक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन लॉ में भी लिखे जाते हैं, स्केड्यूल्स में एडिशनल वाले होते हैं। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सबका लिखना हो गया होगा। अब आप देखना आपका चार्ट कितना मस्त दिख रहा होगा। लाइफ में तुमने ऐसा कोई चीज शायद किया नहीं होगा, बट दिस इज हाउ यू शॉल रीड द लॉ। और तुम किसी को भी पूछ लेना बेटा, ये मेहनत है, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी है, तुम्हारी भी मेहनत है। तुम इस चीज को समझने की डेयरिंग दिखा रहे हो, तुम इस चीज को लिख रहे हो, ये तुम्हारी बहुत अच्छी मेहनत है, ये तुम बहुत सही जा रहे हो। और तुम किसी से भी, हम 4 लेक्चर से बेसिक ले रहे हैं बेटा, 4 लेक्चर, मजाक की बात नहीं है। 4 लेक्चर से बेसिक ले रहे हैं, मजाल है किसी की अगर तुम्हारे बेसिक्स को ही हिला के देखे तो। 4 लेक्चर्स से बेसिक ले रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं चल रही है। हर चीज, हर लॉ का कंटेंट जो हो सकता है मैंने यहां पे दिया है, जो आपको पता होना चाहिए। और सभी कंटेंट एकदम फुल प्रूफ है, बहुत सही तरीके से ड्राफ्ट किया है, सोच समझ के ड्राफ्ट किया है, इस हिसाब से ड्राफ्ट किया है कि भैया आपको ये काफी क्लियरली आइडिया आ जाए। सो दिस इज हाउ द ड्राफ्टिंग हैज बीन मेड। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाहता हूं इसका भी आइडिया आपको आया होगा। तो यहां हमारे लॉ के पार्ट्स होते हैं खत्म, लॉ के जितने भी पार्ट्स है वो हमारे यहां पे होते हैं खत्म। ठीक है, आप किसी भी सीए फाउंडेशन के बच्चों को पूछ लो जिसका लॉ हुआ होगा नहीं हुआ होगा, सीए इंटर के बच्चों को तक के नहीं पता होती ये चीज। पर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज क्वाइट अनजस्टिफाइड सिचुएशन, ये सही नहीं होगा कि मैं सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूं बिना ये चीजों को बोले। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल उठ के आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको सेक्शन ही नहीं पता, आपको चैप्टर से ही नहीं पता, आपको ना प्रियम्बल पता है ना आपको डेफिनेशन पता है, ये डेफिनेशन कैसे पढ़ता है आपको वो भी नहीं पता, मैं क्या पढ़ाऊं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको, और पढ़ाऊं भी कैसे? सिर्फ रीड करके छोड़ दो, उसमें कोई तथ्य है? लॉ कुछ यहां से बेस कुछ ऐसा बनना चाहिए कि आगे सीए फाइनल पे अगर आप सिर्फ लॉ को देखो तो समझ में आना चाहिए, अच्छा ये शेड्यूल है, ये प्रियम्बल है भैया, ये एक्सेप्शन है, अच्छा ये प्रोविजन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये क्लियर आंखों के सामने रहना चाहिए, तो फायदा है। तो देखना आपका यहां पे लंबा चौड़ा चार्ट बन चुका है। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 5 मिनट देता हूं, पूरे चार्ट को एक बार वापस से पढ़िए। ठीक है, पूरे चार्ट को एक बार वापस से पढ़िए, जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक एक बार तुम्हारे अंदर फिट हो गए, हमारा काफी अच्छा काम हो जाएगा। बट वापस से एक बार 5 मिनट लीजिए, पूरा पढ़िए। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। कोई दिक्कत है तो यहां पूछ लीजिएगा। फेस टू फेस क्लासेस फाइनल के रोहित पुणे में होते हैं, पर अभी बंद है, नियरली अगले जनवरी फरवरी से शुरू हो गए शायद। स्क्रीनशॉट बेटा जूम करूंगा तो स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने इसको बकायदा लिखवाया है। आपको लेना है तो यही स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये पहला पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, अगर आप लेते हो सब्जेक्ट तो आदित्य, तो आपको भी लाइव अटेंड करने के लिए मिलेगा, डोंट वरी। ये फोटो खींच लिया आपने, ये भी खींच लो फोटो। फिर ये खींच लो स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। इसका भी ले लो, फिर ये
प्रियम्बल मतलब प्रिलिमिनरी, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग की चीजें होती है लॉ के बारे में, वो चीजें। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब पूरा एक जूम आउट स्क्रीनशॉट ले लो, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके लिए। हाँ आयुष, मिल जाएगा आपको, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा रोहन सर और करण सर के डेमो लेक्चर क्रेजी आयुष जरूर देखिए। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपको उनका भी टीचिंग बहुत अच्छे से पसंद आएगा। ऋषभ जैन, क्रेजी आयुष, तुम रोहन सर और करण सर का डेमो लेक्चर देखिएगा एक बार अपने ही चैनल पे, इसके बाद ही होगा। वो देखिए, वो आपको पसंद आएगा तो हो सकता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपका सभी सब्जेक्ट हो जाए। मेरा अगर टीचिंग पसंद आ रहा है तो उनका जरूर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्ट्स नहीं आते, एक्ट हमेशा अलग ही होते हैं बेटा। चैप्टर्स में सब जगह एक्ट बेस्ड डेफिनेशन ही यूज होता है, स्पेसिफिक सेक्शन में सिर्फ सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन जाते हैं। बाकी लेक्चर हमारे इनक्रिप्टेड प्लेयर के ऊपर होगा, जो यूट्यूब पे लास्ट लेक्चर में मेंशन किया जाएगा 8वें 9वें लेक्चर में, जब हम इनक्रिप्टेड लेक्चर प्लेयर स्ट्रीमिंग में शिफ्ट होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या आता है? कैसे कैसे सवाल पूछते हो जिंदगी के अंदर तुम, है कुछ लगता नहीं है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या आता है? अबे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो, तुम्हारे फ्रीडम के राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट, लोगों ने कैसा बिहेव करना चाहिए, तुम्हारे हक क्या है, कहां जमीन ले सकते हो, कहां नहीं ले सकते हो। खोल के देखो जरा, गूगल करके देखो जिंदगी में क्या क्या आता है करके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है बोले। क्या बताऊं अब मैं तुमको क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? लॉ और एक्ट एक ही बात होती है बेटा। लॉ ओवरऑल टर्म है, एक्ट नॉर्मली पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट को बुला आता है। गूगल ड्राइव में लेक्चर ऑब्वियसली डेली बेसिस पे आएगा।
मैं रिवाइज करने के लिए 5 मिनट दिया है, फालतू हरकतें करने के लिए नहीं दिया है। रिवाइज करो उसको। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्ट ही है एक्चुअली एक टाइप का, पर वो सिर्फ पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है और सबसे इंडिया का बेस्ट लॉ है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सीओआई में भी चैप्टर्स होते हैं, हर एक्ट में हर लॉ में चैप्टर्स होते हैं। थैंक यू सो मच बेटा ओंकार। चलो डन। यहां हमारे सभी बेसिक्स नियरली कंप्लीट होते हैं, और भी कुछ बेसिक्स बाकी है, पर वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब उनकी लिटरली जरूरत पड़ेगी, ठीक है? नहीं तो अभी मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, तकलीफ होगी। उससे बेटर वो बेसिक्स हम तभी देखेंगे जब उनकी एक्चुअल जरूरत है। एक बार हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक के हमने क्या क्या देखा डिटेल में, ठीक है? फिर आज का लेक्चर हम थोड़ा, जैसे मैंने बोला था, जल्दी एंड करने वाले हैं, तो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहली चीज देखी थी, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है? तो भैया सिचुएशन बेसिस पे लॉ बनाया जाता है, एवरी लॉ बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, सिचुएशन डिमांड करती है इसलिए लॉ बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002, ये कुछ लॉज हमने देखे थे। फिर उसके बाद में हमने दूसरी चीज देखी थी कि भैया लॉ कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, जिसमें हमने देखा था डैमेजेस से सेफ्टी, एडिशनली लोगों को बेनिफिट, ये सेफ्टी और बेनिफिट किसी और के कॉस्ट पे ना मिले, आपके कॉस्ट पे, जिसके अंदर मैंने नैनो कार का एग्जांपल दिया था, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और इथिक्स। इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिक्स के लिए हमने पब वाला एग्जांपल लिया था, आपके डांस वाला। इसमें से सेफ्टी और बेनिफिट लॉ में लिखना पड़ता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स ये लॉ में लिखते नहीं है, ये अज्यूम्ड होता है। सेफ्टी होना प्राइम इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट रहा नहीं रहा तो भी चल जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते, लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि लॉ बनाने के प्रोसेस के पहले पता करो कि लॉ कैसे बनता है, कौन अथॉरिटी है और कितने सब्जेक्ट्स में बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 444 आर्टिकल्स है, जिसमें 245 आर्टिकल में बोला है कि लॉ पार्लियामेंट बना सकती है, पर पार्लियामेंट अगर लॉ बना सकती है तो आर्टिकल नंबर 246 में मेंशन किया गया है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लॉज जो शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हैं, यूनियन लॉ, कॉन्करेंट लॉ और स्टेट लॉ। यूनियन लॉ जो पूरे देश को लगता है, कॉन्करेंट लॉ जो स्टेट और देश को सब्जेक्टिवली लगता है, स्टेट लॉ जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक स्टेट को लगता है। यूनियन लॉ सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है, स्टेट लॉ स्टेट प्रोसेस से पास होता है, कॉन्करेंट लॉ दोनों प्रोसेस से पास होता है। यूनियन लॉ लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, कॉन्करेंट लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होगा, स्टेट लॉ एसएलए और एसएलसी में पास होगा। 97 सब्जेक्ट्स है यूनियन लॉ के, स्टेट लॉ के 66 और कॉन्करेंट लॉ के 47। फिर हमने लॉ पास करने का प्रोसेस देखा था कि भैया सबसे पहले बिल बनाइए, फिर उसका इंट्रोडक्शन कीजिए, फिर उसका फर्स्ट रीडिंग कीजिए, फिर उसके ऊपर कमेंट्स लीजिए, फिर पब्लिक के कमेंट्स के बाद स्टैंडिंग कमेटी का कमेंट्स लीजिए, फिर लोकसभा राज्यसभा में रखिए, फिर हाउस ऑफ स्टेट का लीगल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखिए, लोकसभा राज्यसभा हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद एसएलए एसएलसी इसमें रखिए। फिर यहां पे पास होने का प्रेसिडेंट के पास जाइए, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेगा, प्रेसिडेंट के पास है वेटो पावर। 99.99% केसेस में प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करता है, एक आधी बार प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया तो रीजन देगा, वो रीजन भले ही इंप्लीमेंट हो या ना हो, लॉ अमेंड हो या सेम टू सेम रहे, प्रेसिडेंट को सेकंड टाइम कंपल्सरीली एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ये होने के बाद हम गए थे आगे, हमने देखा था कि लॉ का डिवीजन क्या होता है, जिसके अंदर पहला है प्रीएम्बल, दूसरा है डेफिनेशन, तीसरा है चैप्टर्स, चौथा है एक्सेप्शन, पांचवा है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस और सिक्स्थ है शेड्यूल्स। प्रीएम्बल मतलब लॉ का नाम क्या है, कहां तक अप्लीकेबल है, कौन से दिन से शुरू हुआ, कितने सेक्शन के साथ। डेफिनेशंस दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, ड्राफ्टिंग बेस्ड और कवरेज बेस्ड। ड्राफ्टिंग में एक्ट बेस्ड और सेक्शन बेस्ड, कवरेज में एक्सक्लूसिव
एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीन्स से बनती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन इंक्लूड्स से बनती है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन लिमिट करती है स्कोप को, इंक्लूसिव डेफिनेशन नॉर्मल अजम्पशन तो लेती ही लेती है, प्लस कुछ क्लैरिफाई करके भी जाती है। यह होने के बाद में हमने देखा था चैप्टर्स क्या होता है। सिमिलर चीजों के बारे में बात करने वाले ग्रुप ऑफ सेक्शन को हम चैप्टर कहते हैं। चैप्टर डिवाइडेड इनटू सेक्शन, इनटू डिवाइडेड इनटू सबसेक्शन, इनटू क्लॉज, इनटू सब क्लॉज, ये आगे आएगा। फिर आता है भैया एक्सेप्शन। लॉ वाइज एक्सेप्शन होते हैं, चैप्टर वाइज एक्सेप्शन होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चर इनकम को एप्लीकेबल नहीं होता, ये एक्सेप्शन हमने देखा है। फिर आता है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस। प्रोविजन ऑफ लॉ जो मेंशन की है उसको आप नहीं कंप्लाई करते, तोड़ते हो, दैट इज अ कॉन्ट्रावेंशन। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं डैमेजेस, पेनल्टी या जेल। सबसे एंड में शेड्यूल्स। शेड्यूल से सब एडिशनल चीजों के लिए होता है कि भैया आप ओरिजिनल लॉ में इसको लिखो तो डैमेज हो जाएगा, इसलिए एडिशनली हम इसको लिखते हैं, जैसे फॉर्मेट्स, लिस्ट, एडिशनल प्रोविजन। ओरिजिनल एक्सेप्शन तो लॉ में है, पर एडिशनल एक्सेप्शंस, प्रोसेसेस, ये सब चीजें हम शेड्यूल्स में देते हैं। इतने बेसिक हमने पिछले 3.5 लेक्चर या 4 लेक्चर के अंदर कवर किए हैं। आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। एक इंटरेस्टिंग सी बात आप सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच बेटा सोनम यादव। एक इंटरेस्टिंग सी बात आप सुनना चाहोगे? एक एकदम इंटरेस्टिंग सी बात सुनना चाहोगे? बोलो हाँ या ना, यस या नो। जरूर, चलो बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल है, कैन यू टेल मी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना? ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे देश के आजाद नागरिकों, ये चीज अगर तुमको नहीं पता ना तो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से दिन से इंडिया में एप्लीकेबल होना शुरू हुआ? एनीवन कैन टेल मी? लोग 1947 1948 लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। मतलब क्या बोलूं मैं तुमको, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, कोई अल्फाज नहीं है। अबे चलो बहुत बढ़िया। दिन, एनीवन हु कैन टेल मी द डे? चलो बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। साक्षी ने वगैरह सही आंसर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। जो हम 26 जनवरी मनाते हैं ना, प्रजासत्ताक दिन, जिसके लिए तुमको स्कूल में छुट्टी मिलती थी। छुट्टियां तो तुमने बहुत ले ली, पर तुम्हें यह नहीं मालूम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस दिन से बना है। नालायक लोगों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने बनाया था 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। मुझे बताओ, बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट हो सकता है क्या? बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट बन सकता है क्या? प्लीज टेल मी। बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट बन सकता है क्या? सब जन बोल रहे हैं नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, इतना तो पता है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट नहीं बन सकता। बिना पार्लियामेंट के लॉ बन सकता है क्या? इंडिया के लेवल का लॉ बन सकता है क्या? लॉ बिना पार्लियामेंट के? बिना पार्लियामेंट के लॉ पॉसिबल है क्या? जो लोग बोल रहे हैं ना यस यस वगैरह, ये सब पिछले लेक्चर देख के आए हैं मेरे नालायक लोग। जिन्होंने लेक्चर देख के आंसर दे रहे हैं ना, बंद करो। मेरे से ही पढ़ा है, मेरे से ही पढ़ा, मेरे को ही पेलो जिंदगी में तुम है। बहुत बढ़िया, मेरे से ही पढ़ो, मेरे को ही पेलो। तो बिना पार्लियामेंट के लॉ नहीं बन सकता। आप जो कोर्स कर रहे हो ना सीए, ये सीए कोर्स का एक एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जिसका ईयर है 1949। कभी गूगल के ऊपर सर्च कर लेना। सीए एक्ट का ईयर है 1949। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 को। 1950 के बाद तुम्हारा पार्लियामेंट बना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना और पार्लियामेंट 1950 के बाद आया, तो तुम्हारा सीए एक्ट 1949 में किसने बनाया? हाँ किसने बनाया? तो एक चीज मैं तुमको बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। 1947 से लेके 1950 तक के इंडिया में पार्लियामेंट नहीं था, था एक प्रोविजनल असेंबली। प्रोविजनल
असेंबली, जिस प्रोविजनल असेंबली में बैठते थे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिकारी जो थे वो इसके अंदर बैठते थे और वो लॉ पास करते थे। वैसे भी 1947 के बाद इनको कोई काम ही नहीं था, फ्रीडम फाइटर्स थे, फुल टाइम काम फ्रीडम लेने का था, फ्रीडम मिल गया। अब इतने महान काम करके ये आए, इनका काम नहीं था, तो हमने इनको भैया दे दिया कि भैया तुम देश के लिए इतना काम किए हो, देश के लिए लॉ भी तुम ही बनाओ। तो हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट है वो फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया है बच्चों। फक्र महसूस होना चाहिए कि तुम जो डिग्री कर रहे हो वो तुमको सीधा फ्रीडम फाइटर से मिल रही है। फक्र महसूस करो खुद के ऊपर, ठीक है। तो जो भी 1947 से 1950 में लॉ बने, जैसे एक और लॉ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आपको पता है ये भी 1949 में ही बना है, ये भी फ्रीडम फाइटर्स से बना है। अंग्रेजों ने नहीं बनाया, अंग्रेज 1947 में चले गए थे, ये भी फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया है, ठीक है। तो ये चीजें भी तुमको पता होनी चाहिए, नहीं तो भैया कोर्स कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ईयर तुम्हें याद नहीं और किसने लॉ बनाया पता नहीं, तो ये चीजें भी तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये भी चीज अगर तुमको चाहिए तो कहीं लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। LIC एक्ट 1955 है बेटा, शायद 1949 नहीं है, आई गेस 1955 है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा हमको अंग्रेजों ने बना के दिया है, तनुज गुप्ता। 1947 के पहले के जितने भी लॉज है वो सब अंग्रेजों ने बना के दिए हैं। यूट्यूब पे ही आएगा नेक्स्ट लेक्चर कल सवेरे 10 बजे। पहले 7-8 लेक्चर हम यूट्यूब पे ही रख रहे हैं, ये चौथा है और 2-4 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे। थैंक यू सो मच बेटा शुभम, पर ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाना है जिंदगी में अपने को। टेलीग्राम के चैनल पे आपकी एडमिशन हो गई है तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। CCM बन जाओ, हम बच्चों के उद्धार हो जाएगा। क्या बन जाओ बोल रहे हो बेटा प्रक्षल, समझ में नहीं आ रहा बेटा। यस बेटा आदित्य, बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना सकती है, उसके खुद के 273 मेंबर है। wowclass.com के ऊपर आयुष जाओ, वहां पे CA फाउंडेशन का लेक्चर परचेज करो, फिर आप लाइव स्ट्रीम में एंटर कर सकते हो। अकाउंट्स का लेक्चर नॉर्मल टाइम पे ही स्टार्ट होगा, आज मेरा थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है। चलो डन एवरीबॉडी, आई होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। और आज के लिए इतना काफी करता हूं, थोड़ा हाफ आवर पहले छोड़ रहा हूं क्योंकि आज मेरे बहुत सारे लेक्चर है। CA फाइनल का 3.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें ही CA फाइनल का और 2 घंटे का लेक्चर है। तुम्हारा लेक्चर तो 1-2 घंटे में हो जाता है, CA फाइनल 3.5 घंटे तक पढ़ाना पड़ता है जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो आज मेरा पहला बैच शुरू हो रहा है CA फाइनल का फास्ट ट्रैक, सो उसका लेक्चर है। सो आज मैं थोड़ा हाफ आवर आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका भी प्रिपरेशन और सेटअप करना है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, 10 विदा नहीं, शब्बा खैर बेटा, टाटा।